Good morning, class. Today we discuss scale up and post approval changes. ये एक गाइडलाइन है, जैसे हम सुपेक गाइडलाइन भी बोलते हैं. ये गाइडलाइन एक्चुअली जब हम पायलट प्लांट स्केल अप से इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, इंडस्ट्री में हमारे प्रोडक्ट को लेके आते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन अ लार्ज स्केल. सो इट इज नीड टू बी ए देयर इज सम चेंजेस. सो द चेंजेस में भी अकर अकॉर्डिंग टू द सुपेक गाइडलाइन. तो हम इसे स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस के नाम से जानते हैं. ठीक है. इसी गाइडलाइन के आधार पे हम पायलट प्लांट स्केल अप को हायर लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में लेके जाते हैं. क्या बोलती है गाइडलाइन? व्हाट इज सुपेक? एक्चुअली इट इज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट द बैच साइज यूज्ड इन अर्लीस्ट ह्यूमन स्टडी आर स्मॉल. तो जब हम प्रोडक्ट को स्मॉल स्केल पे बनाते हैं और ह्यूमन स्टडी पे भी हम स्मॉल बैचेस में बनाते हैं, द साइज ऑफ बैचेस आर ग्रेजुअली इंक्रीज्ड. जब ये पोस्ट अप्रूवल मिल जाता है हमें कि हाँ प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, तो बिफोर इज डिडली गोइंग फॉर इंडस्ट्रियल स्केल अप हम उस साइज को, बैच साइज को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं. द स्केल अप एंड द चेंज मेड आफ्टर अप्रूवल इन द कंपोजिशन, manufacturing process, manufacturing equipment and change of the site have become known as a scale up and post approval changes. तो क्या कहलाती है ये सुपेक गाइडलाइन? सुपेक गाइडलाइन वह प्रोसेस है जिसके थ्रू जो भी चेंजेस हम लेके आते हैं, जब हम बैच साइज को बढ़ाते हैं, उस बैच साइज के बढ़ाने के टाइम पे यानी कि हम कंपोजिशन चेंज करेंगे. पहले हम 10 मिलीग्राम 10 ग्राम ABCL यूज करते थे, नाउ 15 ग्राम यूज करेंगे, फिर 20 ग्राम यूज करेंगे. ड्रग का कंटेंट जो है पहले हम 1 kg यूज करते थे, नाउ बैच साइज बढ़ाएंगे तो हम 2 kg यूज करेंगे. ऐसे धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाते जाएंगे. द कंपोजिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यदि हम इसमें चेंजेस लेके आते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, ऑब्वियसली पहले हम 100 kg का इक्विपमेंट यूज करते थे, नाउ लार्ज स्केल पे जा रहे हैं तो 150 kg, 200 kg, देन 1 टन. इस तरीके से हम इक्विपमेंट की साइज को बढ़ाएंगे, कैपेसिटी को बढ़ाएंगे. तो यदि ये चेंजेस लेके आ रहे हैं देन हमें स्केल अप सुपेक गाइडलाइन की जरूरत पड़ेगी. एंड चेंज ऑफ साइट, पहले हम लेबोरेटरी पे काम करते थे, देन पायलट प्लांट स्केल अप में काम करने लगे बैच साइज को बढ़ा के, देन हम इसको इंडस्ट्री में ट्रांसफर कर रहे हैं. तो जब हम ये सारी चीजें करेंगे तब हमें स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस की जरूरत पड़ेगी. दैट इज कॉल्ड सुपेक. द सुपेक इज एक्चुअली FDA provided guidance. तो स्केल अप एंड प्रोसेस पोस्ट अप्रूवल गाइडलाइन जो है वो FDA ने इशू की. अलग अलग कंपोनेंट के लिए अलग अलग, जैसे सुपेक IR इज इमीडिएट रिलीज सॉलिड ओरल डोसेज फॉर्म के लिए है. सुपेक MR जो है वो मॉडिफाइड रिलीज के लिए है. सुपेक SS जो है वो स्टेराइल सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के लिए, जैसे क्रीम, ऑइंटमेंट, जेल. तो ये गाइडलाइन FDA ने इशू की है. क्या है इस गाइडलाइन में? गाइडलाइन में 3 चीजें हैं. ठीक है. फर्स्ट, लेवल ऑफ चेंजेस. लेवल ऑफ चेंजेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया: माइनर चेंजेस, मॉडरेट चेंजेस एंड मेजर चेंजेस. हमें फिलिंग क्या करना पड़ता है इसके लिए? मतलब जब हम गाइडलाइन को फॉलो करते हैं तो हमें साथ में डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है. उस डॉक्यूमेंटेशन में हमें एनुअल रिपोर्ट, चेंजेस बिंग अफेक्ट द सप्लीमेंट, व्हाटएवर द चेंजेस हमने जो किए हैं उस चेंज से उसमें क्या इफेक्ट आया है उसका डॉक्यूमेंट्स. देन प्रायर अप्रूवल सप्लीमेंट क्या है, मतलब पहले से जो हमारे पास बैच साइज है, जो प्रोसेस है, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग साइट के लिए अप्रूवल ले रखा है, उस अप्रूवल के बाद में वो अप्रूवल क्या है और उसके बाद जो चेंजेस लेके आ रहे हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, दैट सप्लीमेंट हमें लेना पड़ता है. देन थर्ड वन इज अ टेस्ट. यदि हम कोई चेंजेस लेके आ रहे हैं तो उसमें हमें कौन कौन से और टेस्ट लगाने पड़ेंगे, जैसे दैट इज कंपेंडियम टेस्ट, कंपेंडियल टेस्ट लगाने हैं, इन विट्रो डिसोल्यूशन एंड रिलीज टेस्ट लगाना है, एंड इन विवो टेस्ट लगाने हैं. ये सारे टेस्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो ये 3 चीजें हैं. तो सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज द लेवल ऑफ चेंजेस. जब हम बात करते हैं लेवल ऑफ चेंजेस की तो 3 तरीके के लेवल होते हैं ना. पहला लेवल है माइनर, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3. लेवल 1 चेंजेस क्या है? Those changes that are unlikely to have any detectable impact on formulation quality and performance. मतलब यदि आप कुछ ऐसा चेंज कर रहे हो आपके बैच साइज में
बेस साइज में चेंज करते समय ऐसा कुछ चेंज कर रहे हो कि उस चेंज से कोई डिटेक्टेबल इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा फॉर्मुलेशन की क्वालिटी और परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल कलर, यदि पहले आप टिंट कलर यूज करते थे, फिर ब्लीच कलर यूज कर रहे हैं या पिंक जो भी कलर यूज कर रहे हैं, यदि कोई कलर चेंज करने से उसकी क्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो डजंट मैटर, तो उसको हम लेवल 1 चेंजेस में लेके आए। फ्लेवर, फ्लेवर change in excipient expressed as a percentage. For example 0.002% को यूज हो रहा था, now 0.003% यूज हो रहा है, और इस चेंजेस की वजह से आपकी क्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो इस टाइप के चेंजेस को हम लेवल 1 चेंजेस में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चेंज है लेवल 2। लेवल 2 वह उस तरीके के चेंजेस हैं जिसमें यदि कोई थोड़ा बहुत भी यदि आप चेंज करते हैं, there is a something you have to change that causes the significant impact on the formulation quality and performance। तो उस चेंजेस की वजह से उसकी क्वालिटी में इफेक्ट आएगा, परफॉर्मेंस में इफेक्ट आएगा, तो इस चेंजेस को हम लेवल 2 के अंदर रखेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई टेक्निकल ग्रेड का एक्सिपिएंट था जैसे ABCl pH 102, बट नाउ यू हैव टू चेंज दिस ABCl pH 200, और इसकी वजह से आपके फॉर्मुलेशन के उसमें चेंज आया, परफॉर्मेंस में चेंज आया, क्वालिटी में चेंज आ गया। द चेंज इज एक्सप्रेस्ड इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल फॉर्मुलेशन। फॉर एग्जांपल पहले आप 0.2 ग्राम यूज करते थे, ना 0.5 ग्राम यूज करने लगे थे, दैट इज अ परसेंटेज, वेट बाय वेट वॉल्यूम में चेंजेस आया, और इस तरीके के लेवल ऑफ चेंज की वजह से आपके पूरे फॉर्मुलेशन में इफेक्ट आया। तो इस तरीके के चेंजेस को हम लेवल 2 चेंजेस बोलेंगे। Level 3 changes are the those which are likely to have significant impact on formulation of quality and performance। यानी कि यदि आपने ऐसा कोई बड़ा चेंज किया है जिसकी वजह से आपका पूरा फॉर्मुलेशन की क्वालिटी चेंज हो गई, आपके पूरा परफॉर्मेंस चेंज हो गया, मतलब जो डीजो 80% देता था, 80% रिलीज देता था, अब वो घट के 60% रिलीज देने लगा या बढ़ के 90% रिलीज देने लगा। इस तरीके के चेंजेस को हम लेवल 3 चेंजेस में ले रखते हैं। ठीक है, their example of qualitative and quantitative excipient change to a narrow therapeutic drug beyond the range of level 1 and the all other drug not meeting the dissolution criteria as a level 2। ठीक है, तो इस तरीके के चेंजेस को हम लेवल 3 बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लेवल 1 वह चेंजेस है जिसके चेंजेस की वजह से या तो आप ड्रग के कंसेंट्रेशन में या एक्सिपिएंट के चेंजेस में ऐसा कोई चेंज कर रहे हो जिसकी वजह से कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं आ रहा है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको लेवल 1 में रखते हैं। लेवल 2 में थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है आपकी क्वालिटी में, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट की, तो आपको उसको लेवल 2 में रखेंगे। ठीक है, लेवल 3 में जो सिग्निफिकेंटली चेंज लेके आ रहा है, मतलब ड्रास्टिकली चेंज लेके आ रहा है, यदि इस तरीके का चेंज किया है आपने, तो उसको लेवल 3 के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो हम इसको हम डिस्कस करेंगे फर्दर, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज द लेवल 1 चेंज, लेवल 2 चेंज, लेवल 3 चेंज। ठीक है, दुर्गेश, सोनम, ध्यान से सुनना है ना, बंद करके बैठे जरूर हो आप, प्लीज अपना वीडियो ऑन कर सकते हो, सभी लोग से रिक्वेस्ट है, ताकि आप मुझे आपकी हरकतें दिखती रहे। ज्योति, बंद करके बैठे हो इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे दिख नहीं रहा है ना, कोई बात नहीं, चलते हैं अपन। सबसे पहली गाइडलाइन है सुपेक IR गाइडलाइन। IR बोले तो इमीडिएट रिलीज। द गाइडेंस गाइडलाइन प्रोवाइड द रिकमेंडेशन फॉर पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। ये गाइडलाइन आपको प्रोवाइड करती है कि किस तरीके से आप पोस्ट अप्रूवल चेंजेस लेके आएंगे। ठीक है, किसके लिए, इमीडिएट रिलीज के लिए। द फर्स्ट इज इन कंपोनेंट और कंपोजिशन, मतलब यदि आपको कंपोनेंट और कंपोजिशन में चेंज लेके आना है तो इस गाइडलाइन के आधार पर ही लेके आएंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस में, मतलब क्वालिटी की परफॉर्मेंस में कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है द साइट ऑफ मैन्युफैक्चर, यदि इफ यू आर चेंजिंग द साइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग तो उसमें किस तरीके से बदलाव लेके आएंगे आप, ये गाइडलाइन आपको बताएगी। थर्ड, यदि आप स्केल अप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो ये गाइडलाइन आपको बताएगी कि किस तरीके से आपको चेंजेस लेके आना है। नेक्स्ट है द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और इक्विपमेंट में यदि आप चेंजेस लेके आ रहे हैं तो किस तरीके से आप लेके आएंगे। सुपेक गाइडलाइन आपको बताएगी कि यदि ये 4 तरीके की प्रोसेस में आप चेंज लेके आ रहे हैं तो किस तरीके से आपको प्रोसेस में चेंज लेके आना है, यानी कि जिससे लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 अफेक्ट ना हो। नाउ फर्स्ट वन इज अ component composition. Now focus on the change in amount of excipient in the drug product। यदि आप ध्यान रखिए, यदि आप
किसी भी एक्सीपिएंट के अमाउंट में यदि आप चेंजेस लेके आ रहे हैं तो ठीक है। दूसरा, नॉट फोकस ऑन चेंज इन द अमाउंट ऑफ द ड्रग सब्सटेंस। एक्सीपिएंट पे यदि आप चेंज कर रहे हो, ड्रग प्रोडक्ट या ड्रग सब्सटेंस पे अफेक्ट, ड्रग सब्सटेंस को चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आपको किस तरीके से चेंजेस लेके आने हैं वो बताते हैं। लेवल 1 चेंजेस यदि करने हैं तो लेवल चेंजेस में आपको ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी। टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन, केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन, एप्लीकेशन इन कंपेनिकल रिलीज, डिसोल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन, इन विवो बायोक्लेस स्टडी, फिलिंग डॉक्यूमेंटेशन, एनुअल रिपोर्ट। अब मतलब लेवल 1 चेंज क्या होता है? लेवल 1 चेंज वह चेंज है जिसके चेंज की वजह से आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी में इफेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है। तो अभी हम बस ये लेवल 1 चेंज यदि करते हैं तो आपको इतना रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। मतलब आपको टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, केमिस्ट्री मतलब IR रिपोर्ट, UV रिपोर्ट, HPLC रिपोर्ट आपको देनी है। देन एप्लीकेशन कंपेनिकल रिलीज देना है, डिसोल्यूशन इफेक्ट देना है। ये डाटा आपको प्रोक्यूर करने पड़ेंगे यदि आप छोटे बहुत चेंजेस लेके आते हैं तो। लेकिन यदि आप लेवल 2 चेंजेस करते हैं, लेवल 2 मतलब देयर इज समथिंग ग्रेड चेंज, एक्सीपिएंट की ग्रेडिंग में चेंज कर रहे हैं, एक्सीपिएंट की क्वालिटी में चेंज कर रहे हैं, या एक्सीपिएंट चेंज कर रहे हैं, तो आपको लेवल 2 चेंजेस में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा ये बताया गया। लेवल 2 में टेस्ट डॉक्यूमेंट, वो सारे टेस्ट फिर से लगाने हैं आपको। केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। लेवल 1 के अंदर जो टेस्ट लगाए हैं वो साथ में एक बैच का 3 मंथ का एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी का डाटा आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। डिसोल्यूशन स्टडी करनी पड़ेगी। देन केस ए, केस बी, केस सी, यानी कि हाई परमेबिलिटी, हाई सॉल्युबिलिटी, लो परमेबिलिटी, हाई सॉल्युबिलिटी एंड हाई परमेबिलिटी, लो सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, इन विवो टेस्ट लगाने पड़ेंगे। बायोक्लेस स्टडी करनी पड़ेगी। एंड देन ऑल द डॉक्यूमेंटेशन एज पर द लेवल 1 एंड स्टेबिलिटी स्टडी, ये आपको सबमिट करना पड़ेगा यदि आप लेवल 2 चेंजेस लेके आते हैं तो। ये गाइडलाइन है, सुपेक गाइडलाइन, जो ये बताती है कि यदि आप इमीडिएट रिलीज में लेवल 2 चेंज लेके आ रहे हैं तो आपको ये सारे टेस्ट लगाने पड़ेंगे। चलिए अब एक बात करते हैं अपन, इमीडिएट रिलीज में किस तरीके के टेस्ट लगाए जाते हैं। इमीडिएट रिलीज में हम क्या करेंगे, मान लो इमीडिएट रिलीज टेबलेट बना रहे हैं। एवरीबडी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप अपने आप को कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसका आंसर दीजिए प्लीज। आप अपने आप को वीडियो ऑन कर लीजिए। रेनू, कैन यू हियर मी? रेनू, मैं आपसे बोल रहा हूँ आप अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, मैं आपकी अटेंडेंस नहीं दूंगा नहीं तो। ठीक, मैं जिससे पूछूंगा वही अपने आप को अनम्यूट करेगा ना। रक्षा, जैसे मैंने बोला लेवल 1 चेंज और लेवल 2 चेंज। लेवल 2 चेंज का मतलब क्या हुआ? सॉरी, ये सबसे पहले ये बताओ व्हाट इज इमीडिएट रिलीज टेबलेट। चलो एक बात करते हैं, इमीडिएट रिलीज टेबलेट क्या होती है? रक्षा, रक्षा चौरसिया, प्लीज आप अपने आप को वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो, ताकि मैं देख सकूं आपको। रक्षा, इमीडिएट रिलीज टेबलेट क्या होती है बेटा? रूपल, इमीडिएट रिलीज क्या होती है? सर जो जल्दी से रिलीज हो जाती है, अपन एडमिनिस्टर करते हैं। इमीडिएट रिलीज का डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या है? डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या है? डिसइंटीग्रेशन टाइम है 3 मिनट, ठीक है। इस 3 मिनट के अंदर इमीडिएट रिलीज को डिसइंटीग्रेट हो जाना चाहिए। हालांकि वो 30 सेकंड का ग्रेस पीरियड है, 30 सेकंड के अंदर भी रिलीज हो सकती है। तो यदि हम इमीडिएट रिलीज की बात कर रहे हैं तो उसमें कौन, अच्छा इमीडिएट रिलीज टेबलेट बना रहे हैं तो इमीडिएट रिलीज टेबलेट में कौन कौन से टेस्ट लगाते हैं? चलो बताओ जरा, टेस्ट क्या है? टेबलेट की टेस्ट क्या है? वेट वेरिएशन, फ्रायबिलिटी, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, ये करते हैं कि नहीं करते? यस सर। तो ये सारी टेस्ट है ना। क्वालिटेटिव हार्डनेस निकाल रहे हो आप उसकी, ये सारी टेस्ट हैं। यदि आपने लेवल 1 चेंज किया, लेवल 1 चेंज बोले तो कलर चेंज किया, फ्लेवर चेंज किया,
तो क्या कलर और फ्लेवर का हार्डनेस पे कोई इफेक्ट होता है? रजत, रजत, रजत क्या सुन पा रहे हो मेरे को? दुर्गेश, शिवानी, सोनम, रेणु, सोनम पाल, अपने आप को वीडियो करोगे, ऑन करोगे क्या? कोई बात नहीं। तो हम आप लोगों को मतलब सिर्फ क्लास रखनी है ना, तो हम सिर्फ क्लास रखते हैं, आपको इंटरेक्ट नहीं करना है। रजत, मैंने कुछ पूछा उसका आंसर है क्या? रजत, कलर और फ्लेवर का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता ना हार्डनेस में ना फ्राइबिलिटी पे। तो इस तरीके के यदि चेंजेस लेके आते हैं तो नॉर्मल टेस्ट लगा के आप कंफर्म कर सकते हो कि इस चेंजेस से कोई चेंज नहीं आया। लेवल 2 चेंज, यदि आप एक्सीपीएन के परसेंट मतलब सुपर डिसइंटीग्रेट जो ऐड कर रहे थे, आप सुपर डिसइंटीग्रेट जो है आपने चेंज कर दिया, तो आपको आपको लेवल 2 चेंजेस के टेस्ट लगाने पड़ेंगे, स्टेबिलिटी स्टडी करना पड़ेगा, बायोक्लियरेंस स्टडी करना पड़ेगा, कंपैरिजन डाटा तो बनाना पड़ेगा, और वो गाइडलाइन जो है उस गाइडलाइन के हिसाब से आपको डाटा सबमिट करना पड़ेगा यदि इस तरीके का चेंज लेके आते हो तो। ये चेंजेस हम क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि पायलट प्लांट स्केल अप में हम बैच जो है ना धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, और इस ग्रेजुअली इंक्रीज के अंदर हमें बहुत सारे ट्रबल शूट आ रहे हैं, और इस ट्रबल शूट को आइडेंटिफाई करते हुए हम ये चेंजेस लेके आ रहे हैं हमारे फॉर्मुलेशन में, हमारे फॉर्मूला में। मान लीजिए पहले हम स्टेनलेस स्टील का इक्विपमेंट यूज करते थे, हमें पता चला कि नहीं वो 2 टन का या 3 टन का स्टेनलेस स्टील का नहीं बन पाएगा, तो ना वी चेंज द मटेरियल ऑफ इक्विपमेंट। तो इस तरीके के यदि चेंजेस लेके आ रहे हैं तो हमें सुपेक गाइडलाइन फॉलो करनी है, ठीक है? तो ये लेवल 2 का चेंजेस था। लेवल 3 का चेंजेस क्या होता है? लेवल 3 के चेंजेस यदि हम लेके आ रहे हैं, उस चेंज में हम ऐसा कुछ चेंज किया हमने जिसकी वजह से पूरे पूरे प्रोडक्ट की क्वालिटी चेंज हो गई, पूरी प्रोडक्ट की क्वालिटी चेंज हो गई, पूरा प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस चेंज हो गया, और उस चेंज को हम क्या करेंगे? लेवल 3 चेंज में रखेंगे, और इस लेवल 3 चेंज में रखने की वजह से हमें क्या क्या डाटा फिर से रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, दैट इज टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन, केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन यानी कि स्टेबिलिटी स्टडी फिर से करनी पड़ेगी, एंड देन डिसोल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ेगा, एंड देन ऑल डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रायर सप्लीमेंट के लिए और एनुअल रिपोर्ट के टाइम पे सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है? तो ये लेवल 3 चेंजेस होते हैं। ये सारे चेंजेस जब हम एक्सीपीएन में चेंज कर रहे हैं तब। नाउ कम्स ऑन ए साइड चेंज। साइड चेंज व्हेन they are changing the location of manufacturing facility from one company to another company, or maybe transfer to the manufacturer to the contract manufacturer, ठीक है? तो यदि हम साइड चेंज करते हैं तो इट डू नॉट इंक्लूड द स्केल अप, है ना? ये स्केल अप में हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हमने पूरा का पूरा अपना ट्रांसफर किया, हमने पूरा फॉर्मूला जो है वो दूसरी कंपनी को ट्रांसफर किया टू मेक द फॉर्मूला फॉर्मुलेशन फॉर अस। और इस तरीके के यदि आप चेंजेस लेके आते हो तो हमें वही 3 लेवल पे क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा उसकी देनी है रिपोर्ट। लेवल 1 में यानी कि आप थोड़ा बहुत माइनर चेंज करते हो, जैसे साइट चेंज विद इन ए सिंगल फैसिलिटी वेयर द सेम इक्विपमेंट, एसओपी, एनवायरमेंटल कंडीशन एंड कॉमन पर्सनल। यदि आप साइट चेंज कर रहे हो, लेकिन साइट चेंज कहाँ कर रहे हो? सेम लोकेशन में, सेम प्रेमाइसेस में, इस कमरे से दूसरे कमरे में लेके जा रहे हो, यानी कि वही इक्विपमेंट यूज करना है, वही एसओपी, वही एनवायरमेंटल कंडीशन है, तो ऐसा कोई खास बड़ा चेंज नहीं कर रहे हो आप। इसकी वजह से क्वालिटी और उसके परफॉर्मेंस में चेंजेस नहीं आएंगे। तो हमें सिर्फ उसका क्या डाटा सबमिट करना है? हमें टेस्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, केमिस्ट्री डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, बायोक्लियरेंस स्टडी सबमिट करनी है, और एनुअल रिपोर्ट के टाइम पे फाइल करना है। ये सारी चीजें लेवल 1 पे लेके आते हैं। लेवल 2 में यदि चेंजेस किए मतलब साइट चेंज टू द अनदर कैंपस, अनदर फैसिलिटी या एडजेसेंट सिटी ब्लॉक, ठीक है? ये किस तरीके के चेंजेस हैं? हमने साइट चेंज की है लेकिन उसी प्रेमाइसिस पे नहीं है, दूसरी किसी सिटी में या उसी लोकेशन, उसी शहर के दूसरी जगह पे, जहाँ पे पूरा चेंजेस आ गए आपको, तो उसमें आपको लेवल 1 का लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडी का केमिस्ट्री डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना है। थर्ड वन लेवल वह लेवल है जिसमें आपने पूरा का पूरा कैंपस चेंज कर दिया, है ना? इस शहर से दूसरा शहर, मतलब यदि आप चंडीगढ़ में काम कर रहे थे अब आप हैदराबाद में काम कर रहे हो,
यदि हैदराबाद में काम कर रहे हो तो आपका पूरा क्लाइमेट चेंज हो गया, पूरी मैन्युफैक्चरिंग साइट चेंज हो गई, लोकेशन चेंज हो गया, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, और इस तरीके के चेंजेस में आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव स्टडी, 3 बैचेस का लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडी का डाटा, बायोक्लेंस स्टडी और एनुअल रिपोर्ट, ये सारी की चीजें सबमिट करनी पड़ेगी। फिर से टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ेगा, उस फॉर्मूले का पूरा बैच जो है वो पूरा का पूरा आपको टेस्ट के लिए रखना पड़ेगा यदि आप साइट चेंज करते हैं तो। नाउ नेक्स्ट वन इज चेंज इन बैच साइज। पहले आप 1000 के लिए बना रहे थे, अब 10,000 के लिए बना रहे हो, अब 1 लाख के लिए बना रहे हो। इफ यू आर चेंजिंग द बैच साइज, द पोस्ट अप्रूवल चेंज इन द साइज ऑफ बैच फ्रॉम pivotal या pilot plant scale up material to larger or smaller production, the scale up down below the 1 lakh dosage unit is not covered by this guideline. यदि आप 1 लाख यूनिट से कम का बैच साइज रख रहे हो तो उसको इस चेंजेस के अंदर, इस गाइडलाइन के अंदर नहीं किया जाएगा। हाँ, यदि आप 1 लाख से ऊपर का कोई चेंज कर रहे हो तो आपको ये सारे लेवल को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रॉपरली एक एजेंसी से मतलब पर्सनल इंस्पेक्ट कराना पड़ेगा। लेवल 1 चेंज, द चेंज इन द बेस साइज अप टू द इंक्लूडिंग द फैक्टर ऑफ 10 टाइम्स। मतलब पहले आप 1 लाख का बना रहे थे, अब 1 करोड़ का बना रहे हो, तो 10 टाइम्स यदि आप साइज में चेंज कर रहे हो तो, और इक्विपमेंट इन द सेम डिजाइन, सेम प्रिंसिपल का यूज कर रहे हो, बोथ मैन्युफैक्चरिंग एज पर द अकॉर्डिंग ऑफ CGMP गाइडलाइन, SOP जैसी है वैसी को फॉलो कर रहे हो, तो आपको ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो लेवल 1 चेंजेस है, कोई खास चेंजेस नहीं लेके आ रहे हैं आप, सिर्फ 10 के फैक्टोरियल में चेंज लेके आए हो बैच साइज में, बाकी इक्विपमेंट सेम है, लोकेशन सेम है, बाकी सारी सब चीजें सेम है, तो सिर्फ आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट करना है द लेवल 2 ऑफ द साइट चेंज रिक्वायर्ड, ठीक है। आपको सिर्फ उतना ही चेंज लेके वही डॉक्यूमेंट सबमिट करना है जो लेवल 2 पे लेके आते हैं। लेवल 2 के अंदर यदि हम बेस साइज बियॉन्ड द फैक्टर ऑफ 10, मतलब आप पहले 1 करोड़ का बना रहे थे, 10 करोड़ का, मतलब 10 टू द पावर 2 कर दिया आपने, तो अब 10 करोड़ के टाइम पे आपको टेस्ट डॉक्यूमेंट के साथ साथ में लेवल 1 की स्टेबिलिटी स्टडी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। स्टेबिलिटी स्टडी क्यों कर रहे हैं हम बार बार, क्योंकि हमें ये कंफर्म करना है कि यदि आप बैच साइज बढ़ाते हो तो आपके बैच पे कोई स्टेबिलिटी पे कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए, और ये स्टेबिलिटी के अंदर हमें दिख जाता है, ठीक है। और साथ में हम केस बी डिसोल्यूशन टेस्टिंग करते हैं, मतलब हम हाई परमेबिलिटी, हाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं डिसोल्यूशन का। लेवल 3 चेंजेस, लेवल 3 चेंजेस की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा बैच साइज नहीं रखते। नाउ कम्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग चेंज। मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या चेंज लेके आते हैं हम, इक्विपमेंट बोले तो लेवल 1 चेंज, मतलब दैट इज ए चेंज नॉन ऑटोमेटेड से हम ऑटोमेटेड में लेके आए, या वाइस वर्सा, पहले इक्विपमेंट ऑटोमेटेड था अब नॉन ऑटोमेटेड है ना, या फिर हम अल्टरनेटिव इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं लेकिन उसका प्रिंसिपल सेम है, तो इस तरीके का चेंज जो है वो लेवल 1 में रखा जाता है, मतलब उससे क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेवल 2, यदि आप इक्विपमेंट की डिजाइन चेंज कर रहे हो, पहले वर्टिकल था हॉरिजॉन्टल कर दिया, यदि आप इस तरीके की चेंज कर रहे हो तो आपको टेस्ट वापस से लगाने पड़ेंगे, एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें आपको लेनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस इन प्रोसेस चेंज। इतना इक्विपमेंट चेंज, अब आते हैं प्रोसेस चेंज। प्रोसेस चेंज में यदि आपने मिक्सिंग टाइम बढ़ा दिया या ऑपरेटिंग स्पीड बढ़ा दी, तो इस तरीके की चेंजेस को हम लेवल 1 में रखेंगे जिससे क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेवल 2 जो चेंजेस होते हैं, दैट चेंज में भी अक्सर ड्यू टू द आउटसाइड ऑपरेटिंग स्पीड या ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो आपके वैलिडेशन रेंज के बाहर है ना, हमने उसको वैलिडेट नहीं किया है, तो आपको लेवल 2 चेंज कराएंगे वो, ठीक है। इसके लिए पूरे वो सारे जो गाइडलाइन दे रखी है उस गाइडलाइन के हिसाब से आपको सारे डाटा रिप्रोड्यूस करने पड़ेंगे। लेवल 3 चेंजेस वो चेंजेस हैं जिसके अंदर आपने पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, जैसे मैं पहले ड्राई ग्रेनुलेशन कर रहे थे, अब वेट ग्रेनुलेशन कर रहे थे, पहले आप डायरेक्ट कंप्रेशन कर रहे थे, अब उसको प्रोसेसिंग में जाके ड्राई करके उसके बाद आप ग्रेन्यूल बना के आप पंच कर रहे हो, तो ये सारा डॉक्यूमेंट फिर से लगेगा आपको। सारे जो लेवल 3 चेंजेस के जैसे बायोक्लेंस स्टडी डाटा, केमिस्ट्री डाटा,
ये सारे डाटा आपको फिर से चेंज करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये लेवल 3 चेंज है और इस लेवल 3 चेंजेस के अंदर आपकी क्वालिटी अफेक्ट होगी। पहले डायरेक्ट कंप्रेशन की वजह से हार्डनेस कुछ और आ रही थी, अब वेट ग्रेनुलेशन की वजह से हार्डनेस कुछ और आएगी, तो आपको पूरा डाटा फिर से सबमिट करना पड़ेगा। तो ये था इमीडिएट रिलीज के लिए, ठीक है, जो हमने आज डिस्कस किया। वी हैव ए शॉर्ट ऑफ टाइम, एक्चुअली 7 to 8 मिनट रह गए हैं, हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं मीन भाई। सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, और जो यदि आपको समझ में नहीं आया वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। We continue our SUPEC guideline for modified release and sterile dosage form in next class. नवीन, आप जरा स्क्रीनशॉट ले लेना अटेंडेंस का, हम इतने लोगों का अटेंडेंस देंगे। प्लीज आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूं आपसे। आपको कुछ एक इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर लूं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन लास्ट मोमेंट। योगेंद्र, नितेश, बुआड़े, भूपेंद्र, आप पूरी क्लास में नहीं थे, मीनवाइल आप आ गए, थैंक यू वेरी मच। ओके, आपके लिए इंफॉर्मेशन ये है, नोटिस ये है कि आपके सीजनल डिसाइड कर लिए गए हैं, ठीक है, टाइम टेबल बन गया है, फ्लोट कर दिया है। सेशनल में वही बैठेगा जो रजिस्टर्ड है 7 सेम का। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कितने लोगों ने फीस जमा नहीं की है, रेज योर हैंड, जो 7 सेम में रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को अटेंडेंस भी नहीं मिल रही है और आप रजिस्टर्ड भी नहीं हो, तो बिल्कुल बिंदास रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। यू कंटिन्यू योर 7 सेमेस्टर इन 2021 एज वेल, ठीक है, क्योंकि जब कॉलेज लगेगा तब आओगे, तुम फीस दोगे, तब अपन 7 सेम के एग्जाम ले लेंगे तुम्हारे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरा, आरजीपीवी के एक्स सेमेस्टर जिन लोगों के सब्जेक्ट रुके हुए हैं, रेज योर हैंड इफ यू हैव कैरी योर वन सब्जेक्ट 6, 5, 4, 3 जो भी है, वेरी गुड। यदि आप अपना सब्जेक्ट कैरी कर रहे हो तो यू कंटिन्यू योर कैरी योर सब्जेक्ट टिल 2021, क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो फिर से आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो जो आपको अनुकंपा पासिंग मार्क्स मिलने वाले थे, बाय चांस आप पास हो जाते उसमें, तो वो भी नहीं हो पाओगे आप, तो आप उसमें एग्जाम नहीं दे पाओगे, है ना। तो ये 2 नोटिस थे आप लोगों के लिए, तो मिल गए होंगे मेरे ख्याल से। तो एंजॉय योर डेज एट होम, घर पे मस्त बिंदास रहो, यूट्यूब देखो, पिक्चर देखो, वेब सीरीज निपटाओ। नवीन शर्मा आवाज नहीं आ रही, मैं जोर से बोलूं क्या, है ना। पढ़ाई लिखाई मत करो, फीस मत जमा करो, देखो सब पे हर्डल है, नाउ इट्स कम ऑन अ न्यू नॉर्मल। हम आप अब ये कोई बहाना नहीं है एक्चुअली कि हमारे पास पैसे नहीं है, घर पे नहीं है, हमको भी सैलरी मिल रही है। आप, मेरी सिंपैथी आप लोगों के साथ में है। कैसे घर चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो सॉरी, पर लेकिन ना मैनेजमेंट इतना नहीं सुन रहा, तो आप भी बी वेयर विद द मैनेजमेंट। आप अपनी फीस जमा कर सकते हो तो करिए, नहीं करना चाहते हो तो 7 सेम को कंटिन्यू करिए। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नोटिस था आप लोगों के लिए, जो मुझे डिस्कस करना था, मैंने आपको बता दिया। सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, नहीं ऐसा कोई जिसको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से रिपीट कर दूं। यहाँ पे मैटर फीस कर रही है ना दुर्गेश, सोनम पाल, यस सर। वीडियो ऑन करने का कितने लोग हैं? यस सर। समझ में आया सोनम क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। नवीन, रेणु, दुर्गेश, योगेन, नितेश बुआड़े, मेरे को जहां तक इन्फॉर्मेशन है यही लोग नॉन रजिस्टर्ड है, बाकी सब। सोनम विश्वकर्मा, लाइट चली गई बेटा, सोनम विश्वकर्मा, सॉरी शिवानी विश्वकर्मा, सोनम नहीं, शिवानी विश्वकर्मा, सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। वॉइस नहीं आ रही, अब आ रही है। तो जब लेक्चर होते हैं ना बेटा, तो अपने को डाटा बचा के रखना पड़ता है, पता है, रात को ही निपटा लोगे
डाटा तो फिर सुबह लेक्चर कहाँ से लोगे? ठीक है, सर एग्जाम का डाटा समझ नहीं आ रहा है। नहीं आएगा ना बेटा, बहुत कम स्पीड होगी ना, सर तो कैसे आएगा? सर 6 सर सेम के एग्जाम डाटा होंगे भी या नहीं बोले होंगे? पूरा सर। 6 सेम के एग्जाम होंगे होंगे। और वही बैठेंगे एग्जाम देने के लिए जो कि 7 सेम में रजिस्टर्ड होंगे। सर मैं तो हूं ना। नहीं, आप रजिस्टर्ड नहीं हो सोनम, आपकी फीस जमा नहीं है। सर मैंने फीस सबमिट कर दी है, सेंगर सर से हाफ डिस्कस अमाउंट करो। कर दिया। आप फीस जमा कर दी सर मैंने 7 सेम की? यस सर, मैंने स्लिप की रिसिप्ट आपको सेंड भी तो की थी। 6 सेम की 7 सेम की बात कर रहे हो, 6 सेम की बात नहीं कर रहे हम, 7 सेम की बात कर रहे हैं। यस सर, मैंने 7 की ही की थी। नहीं बेटा, 4th ईयर की नहीं की थी, हाँ तो सर, है ना? सर स्कॉलरशिप को छोड़कर मैंने की है। वो तो 6 सेमेस्टर हो गया बेटा, वो 3rd ईयर की फीस थी। 7 सेम 4th ईयर स्कॉलरशिप को छोड़ के, अभी तो बात ही नहीं कर रहे हम स्कॉलरशिप। योगेंद्र नरवरे, नितेश बुआड़े, कल शिवानी ने भरी ना मेरे ख्याल से फीस। जी सर। चलो थैंक यू, बस यही नोटिस देना था। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। रेनू कुछ पूछ रही थी बेटा, कल फोन नहीं लगा पाया, सॉरी, मीटिंग कंटिन्यू थी ना बहुत, मीटिंग मीटिंग मीटिंग। रेनू आप कॉल कर सकती हो मेरे को, है ना, बात करनी है तो। सर हाँ आशीष। सर वो बैक का पेपर और सर सेशनल का टाइम तो सर सेम ही है। हाँ ना, तो पहले आप एमसीक्यू अटेंड कर लेना आधे घंटे के अंदर, फिर आप एग्जाम दे लेना। सर कैसा होगा? कोई इशू नहीं है, ठीक है। कोई इशू नहीं है। सेशनल एग्जाम कोई बड़ा भारी नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम देना है, खटखट खटखट एमसीक्यू, और फिर अपने उसमें लग जाना। और वो भी यार आरजीपी का एग्जाम ओपन बुक है ना, ओपन बुक सिस्टम है, किताब खोल के बैठ के लिखोगे ना। सर टाइम लगेगा ना। हाँ, अब समझ में आएगा ना, 3 घंटे के अंदर किताब खोल के भी, नकल मार के भी कैसे लिखा जाता है। सर वो अच्छा था, याद करके लिख दो सर, वो सही था। नहीं आशीष, नोट्स बनाना सबसे अच्छा था। नोट्स एक कॉपी में लिखे होते ना, क्वेश्चन कुछ भी आता ना, नोट्स से देख के पट 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 लिख देते। अब बुक से देख के लिखो। यस सर। पहली बात तो बुक भी होनी चाहिए। सर आ जाऊंगा, इशू करवाऊंगा। आ जाना। यस। चलिए थैंक यू वेरी मच, और कल फिर कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। और कल से ना नॉन रजिस्टर लोगों को मैं क्लास में एंटर नहीं होने दूंगा ना, ध्यान रखिएगा। थैंक यू।